नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों का इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोग गोदान के जो सीरीज चला रहे हैं उसमें 6 पार्ट तक हम लोगों ने देखा। आज है 7वां भाग। अब तक हमने देखा कि राय साहेब धनुष यज्ञ करवा रहे हैं और अपने खास मित्र को बुलाए हैं। मेहता साहेब, मिस मालती, ओंकार नाथ, खन्ना, तनखा आदि मित्रों को बुलाए हैं। और इसी क्रम में मिस मालती के पास एक प्रस्ताव आता है कि जो संपादक जी ओंकार नाथ है उनको आप शराब पिला के दिखाइए, और 1000 रुपया का चैलेंज लगता है, जिसमें मिस मालती उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और अपना जलवा दिखाती है। ओंकार नाथ आखिर शराब पी ही लेते हैं। और दूसरा कथा यह आता है कि जो मेहता साहेब हैं वह अफगान बनकर आते हैं और सभी को डरा देते हैं। काफ़ी देर के बाद फिर होरी आता है और इस जो साजिश है उसका पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 7। यह अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रहसन की तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों को उससे विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बीच बीच में तालियां बजाते थे और फिर कहो का आग्रह करके अभिनेताओं को प्रोत्साहन भी देते जाते थे। राय साहेब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को तो प्रहसन था, मगर करुणा से भरा हुआ। नायक का बात बात में कानून के धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसीलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देर कर दी, फिर वकीलों के नखरे और देहाती गवाहों की चालाकियां और झांसे, पहले गवाही के लिए चटपट तैयार हो जाना, मगर इजलास पर तलबी के समय खूब मनावन कराना और नाना प्रकार के गरमाइशें करके उल्लू बनाना, ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लौट जाते थे। सबसे सुंदर वह दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था। गवाहों का बार बार भूले करना, वकील का बिगड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों का समझाना और अंत में इजलास पर गवाहों का बदल जाना ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले से लगा लिया और सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा की। राय साहेब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव जाग उठे। राय साहेब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उनके गले से लिपट गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, इसका मुझे अनुमान न था। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। वहीं किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बने, खूब जलकीड़ा की जाए और शाम को लोग घर आवे, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन मेहमानों को विशेष काम था वह तो विदा हो गए, केवल वे ही लोग बच गए थे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी। मिसेज खन्ना के सिर में दर्द था, न जा सकी, और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके विरुद्ध एक लेख माला निकालकर इनकी खबर लेने के विचार में मग्न थे। सब के सब छटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे उड़ाते हैं और मुझों पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर, इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें कोई परवाह नहीं। इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। यह मेहता जो फिलोसफर बना फिरता है उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1000 मार लाते हो, तुम्हें अख्तियार है जीवन को संपूर्ण बनाओ और परिपूर्ण बनाओ। जिसको यह फिक्र दवाएं डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे हो, या बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आए, या अपनी घर का किराया किसके घर से आएगा, वह अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाए। छूटे साढ़ बने दूसरों के खेत में मुंह मारते फिरते हो और समझते हो कि संसार में सब सुखी है। तुम्हारी आंखें तब खुलेगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा, बच्चा खेत में चलकर हल जोतो। तब देखे तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वह जो मालती है वह 72 घाटों का पानी पीकर मिस मालती बनी फिरती है। शादी नहीं करेगी, इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूरा विकास नहीं होता। बस जीवन को पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निद्वंद विलास किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज को गोली मारो, जीवन कर्तव्यों को पास ना फटकने दो, बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। माँ बाप से नहीं पटती, उसे धता बनाओ, शादी मत करो, यह बंधन है। बच्चे होंगे, यह मोह पास है, मगर
टैक्स क्यों देते हो? कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते? उससे क्यों कन्नी कटाते हो? जानते हो न कि कानून की जरा भी अवज्ञा की और बेड़ियां पड़ जाएगी। बस वही बंधन तोड़ो जिसमें अपना भोग लिप्सा में बाधा न पड़ती। रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मार खा बन जाओ। जीते सांप के पास जाओ ही क्यों, वह फुफकार भी मारेगा तो लहरें आने लगेगी। उसे आते देखो तो दुम दबाकर भागो। यह तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। 8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार न खेला था, बंदूक की आवाज से कांपते थे, लेकिन मिस मालती जा रही थी तो वह कैसे रुक सकते थे। मिस्टर तनखा को अभी तक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर न मिला था। शायद वहाँ वह अवसर मिल जाए। राय साहेब अपने इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए थे, वहाँ का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से असामियों से एक संबंध भी तो हो जाता है और रौब भी रहता है। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते हैं। मिर्जा खुर्शेद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर ऐसे जिसमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती? उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए। केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहेब की इच्छा तो थी कि भोजन की सामग्री, रसोइया, कहाँ खिदमतगार सब साथ चले, लेकिन मिस्टर मेहता ने इसका विरोध किया। खन्ना ने कहा, आखिर वहाँ भोजन करेंगे या भूखे मरेंगे? मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों न करेंगे, लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकर के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हाड़ियाँ और पत्तल मिल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं। शिकार हम करेंगे ही। मालती ने गिला किया, क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई इतने जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। काम तो हम लोग करेंगे, आप केवल बताती जाइएगा। मिर्जा खुर्शेद बोले, अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है, जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरन का शिकार कीजिए, भुनिए, खाइए और वहीं दरखत के साये में खराटे लीजिए। यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 2 मोटरें चली। एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी और दूसरी खुद राय साहब। कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंची पर्वतमाला दौड़ी चली आ रही थी। सड़क भी पेचदार होती जाती थी। कुछ दूर की चढ़ाई के बाद एकाएक ढाल आ गया और मोटर वेग से नीचे की ओर चली। दूरी से नदी का पाट नजर आया, किसी रोगी की भांति दुर्बल, निष्पन्न। कगार पर एक घने बट वृक्ष की छांव में कारें रोक दी गई और लोग उतरे। यह सलाह हुई कि 2-2 की टोली बने और शिकार खेलकर 12 बजे तक यहाँ आ जाए। मिस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गए। जिस विचार से आए थे उसमें जैसे पंचर हो गया। अगर जानते मालती दगा देगी तो घर लौट जाते, लेकिन राय साहेब का साथ उतना रोचक न होते हुए भी बुरा न था। उनसे बहुत सी मुआवले की बातें करनी थी। खुर्शेद और तनखा बच रहे थे। उनकी टोली बनी बनाई थी। 3 टोलियों एक एक तरफ चल दी। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम ले लेने दो। मेहता मुस्कुराए, अभी तो हम 1 मील भी नहीं आए और अभी से थक गई। थकी नहीं, लेकिन क्यों ना जरा दम ले लो। जब तक कोई शिकार हाथ न आ जाए हमें आराम करने का अधिकार नहीं। मालती कहती है कि मैं शिकार खेलने न आई थी। मेहता ने अनजान बनकर कहा, अच्छा यह मैं न जानता था, फिर क्या करने आई थी? अब तुमसे क्या बताऊं। हिरणों का एक झुंड चढ़ता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया। झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, अब? कुछ नहीं, चलो फिर कोई शिकार मिलेगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर मालती ने जरा रुक कर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाए। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, मैं तो नहीं बैठता। बड़े निर्दयी हो तुम, सच कहती हूँ। जब तक कोई शिकार न मिल जाए मैं बैठ नहीं सकता। कौन कह रहे हैं? मेहता साहब कह रहे हैं। तब तो तुम मुझे मार ही डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया?
मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार? अच्छा सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते? जो मेहता साहब अफगान बन के आए थे और जो मालती को बता रहे थे, वही बात का जिक्र कर रही है मिस मालती। मेहता ने कोई जवाब न दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों कुछ दूर चलते रहे। एक तो जेठ की धूप और दूसरे पथरीली रास्ता। मालती थक कर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यही आ जाऊंगा। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? तो मेहता कह रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम अपने रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देवियों की यही सिफत है। वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मालती ने झेपते हुए कहा, तुम कोरे फिलोसफर हो मेहता, सच। सामने वृक्ष पर एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई। मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, मेरा सांप पड़ा। मेहता ने बंदूक कंधे पर रखकर कहा, तुमने मुझे नहीं अपने आप को सांप दिया। शिकार मिल जाता तो 10 मिनट की मोहलत देता, अब तो तुमको फौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ती हुई बोली, फिलोसफरों के शायद हृदय नहीं होता है। तुमने अच्छा किया विवाह नहीं किया, उस गरीब को मार ही डालते। मगर मैं यो न छोड़ूंगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता ने एक झटके से हाथ छुड़ा दिया और आगे बढ़े। मालती सजल नेत्र होकर बोली, मैं कहती हूँ मत जाओ, नहीं मैं इसी चट्टान पर सिर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। जब वह 20 कदम निकल गए तो झुंझला कर उठी और उनके पीछे दौड़ी। अकेले विश्राम करने में कोई आनंद न था। समीप आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु न जानती थी। मैं जो हिरन मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। कहीं हम लोगों के हाथ कुछ न लगा और दूसरे ने अच्छे शिकार मारे तो मुझे बड़ी झेप होगी। एक चौड़ा नाला मुंह फैलाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टानें उसके दांतों सी लगती थी। धार में इतना बेग था कि लहरें उछली पड़ती थी। सूर्य मध्याह्न आ पहुंचा था और उसकी प्यासी किरणें जल में कीड़ा कर रही थी। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना पड़ेगा। क्यों? उस पार चलेंगे, यही तो शिकार मिलेंगे। मालती कहती है, धार में कितना बेग है, मैं तो बह ही जाऊंगी। अच्छी बात है, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। मेहता क्या करें, अच्छी बात है, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओ, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। हाँ आप जाइए, मुझे अपने जान से बैर नहीं है। मेहता ने पानी में कदम रखा और पांव साधते हुए चले। ज्यों-ज्यों आगे जाते थे पानी गहरा होता जाता था, यहाँ तक कि छाती तक आ गया। मालती अधीर हो उठी। शंका से मन चंचल हो उठा। ऐसी विकलता तो उसे कभी न होती थी। ऊंचे स्वर में बोली, पानी गहरा है, ठहर जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम फिसल जाओगी, धारा तेज है। कोई हरज नहीं, मैं आ रही हूँ, आगे न बढ़ना, खबरदार। मालती साड़ी ऊपर करके नाले में बैठी, मगर 10 हाथ आते आते पानी उसकी कमर तक आ गया। मेहता घबराए। दोनों हाथ से उसे लौट जाने को कहते हुए बोले, तुम यहाँ मत आओ मालती, यहाँ तुम्हारी गर्दन तक पानी है। मालती ने एक कदम और आगे बढ़ाकर कहा, होने दो, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो तुम्हारे पास ही रहूंगी। मालती पेट तक पानी में थी। धार इतनी तेज थी कि मालूम होता था कि कदम उखड़ा। मेहता लौट पड़े और मालती को एक हाथ से पकड़ लिया। मालती ने नशीली आंखों में रोष भरकर कहा, मैं तुम्हारे जैसा बेदर्द आदमी कभी ना देखा था, बिल्कुल पत्थर हो। खैर आज सता लो, जितना सताते बने मैं भी कभी समझूंगी। मालती के पांव उखड़ते हुए मालूम हुए। वह बंदूक संभालती हुई उनसे चिमट गई। मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठाए लेता हूँ। मालती ने भ्रिकुटी टेढ़ी करके कहा, तो उस पार जाना क्या इतना जरूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर न दिया। बंदूक कनपट्टी से कंधों पर दबा ली और मालती को दोनों हाथों से उठाकर कंधों पर बिठा लिया। मालती अपनी पुलक को छिपाती हुई बोली, अगर कोई देख ले? भद्दा तो लगता है,
2 पग के बाद उसने करुण स्वर में कहा, अच्छा बताओ, मैं यही पानी में डूब जाऊं तो तुझे रंज हो या कि ना हो? मैं तो समझती हूँ कि तुम बिल्कुल रंज ना होगा। मेहता ने आहत स्वर में कहा, तुम समझती हो कि मैं आदमी नहीं हूँ? मैं तो यही समझती हूँ, क्यों छुपाऊं? सच कहती हो मालती। तुम क्या समझते हो? मैं कभी बतलाऊंगा। पानी मेहता के गर्दन तक आ गया। कहीं अगला कदम उठाते ही सिर तक न आ जाए। मालती का हृदय धक धक करने लगा। बोली, मेहता, ईश्वर के लिए अब आगे मत जाओ, नहीं मैं पानी में कूद पड़ूंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आ गया, जिसका वह मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उसे उबार लेगा, लेकिन मन में जिस अबलम और शक्ति की जरूरत थी वह और कहाँ मिल सकती थी। पानी कम होने लगा था। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मुझे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठी रहो, कहीं आगे कोई गड्ढा मिल जाए। तुम समझते होगे यह कितना स्वार्थी है। मुझे इसकी मजदूरी देना होगा। मेहता साहब कह रहे हैं तो मालती कहती है, क्या मजदूरी लोगे? यही कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कोई अवसर आए तो मुझे बुला लेना। किनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा और जूते का पानी निकाला, मुंह हाथ धोया, मगर ये शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। मालती ने कहा, यह दिन याद रहेगा। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। उनके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ तेज था। मुझे यह सुनकर कितना आनंद आ रहा है, तुम यह समझ सकोगी मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो, और अभी फिर लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी है। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो एक दिन भी ना पटे। मेहता मुस्कुराए। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो, और जो मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम मुझसे विवाह करोगी? ऐसे काट कटोर से कौन विवाह करेगा? रात दिन जला कर मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही है कि इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धू नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतःस्थल तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उससे अरुचि हो जाएगी। मालती कांप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, अच्छा बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे? बस यही कि जो मन में हो वही मुख पर हो। मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव और नाजो अंदाज का मूल उतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिसमें आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे जरूरत नहीं। मालती ने ओठ सिकोड़कर ऊपर को सांस खींचते हुए कहा, तुमने कोई पेश न पाएगा, एक ही घाघ हो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुराकर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो। बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा यह दावा निस्सार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले बाग में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू का दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर ठोस पत्थर सी भूमि मिल गई थी जो फावड़ों से चिनकारियां निकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोहे लेती थी। धाय की आवाज हुई। एक लालसर नारे पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर कुछ दूर उड़ी, फिर बीच धार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अब अभी जाकर लाता हूँ, जाती कहाँ है? यह कहने के साथ वह रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रख गड़ाप से पानी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे।
मगर आधा मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया ना पा सके। चिड़िया मर कर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा कि एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली और चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। और एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल आओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया यह है। मेहता युवती की चपलता और साहस देकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ लगाए और 2 मिनट में युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग तो था काला और वह भी गहरा, कपड़े बहुत ही मैले और फूहड़, आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 चूड़ियां, सिर पर बाल उलझे हुए अलग अलग। मुखमंडल में कोई भाग ऐसा नहीं है जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके, लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था कि प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैं तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी, शिकार खेलने आए होंगे। हाँ, आए थे तो शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गया और यही चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर दिखा दूं। रात को यहाँ रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आता है। वह जो लड़की थी वह बताती है मेहता साहब को। फिर जरा सकुचाकर सिर झुकाए हुए बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहाँ पीपल की छाया है। यहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए हैं। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, ओह हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते हैं, तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार है और बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करोगी? लड़की कहती है, हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ तो धड़ी है, चिड़िए का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना है। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगाकर भाग आई, तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। तो मैं दौड़कर उनको बुला लाती हूँ, तुम चलकर छाँव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूँ। तुम थक गए होगे, शहर के रहिया जंगल के काहे आते होगे, हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होगी। जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छाँव में बैठे और इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अनंत फैली हुई, मानो ज्ञान की विस्तार कर रही हो। मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को, उसके प्रत्यक्ष विराट रूप को देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा और खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहां तक मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती बिस्मालती को साथ लिए आ पहुंची। एक बनपुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले की फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छांव बहुत अच्छी लग रही है, क्यों यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं? युवती 2 बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, जब तक यही बैठो मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूँ, फिर चूल्हा जला दूंगी और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में बाटियां सेक दूंगी। नहीं नहीं, अपने आप सेक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ कहीं कोई दुकान भी नहीं है कि ला दूं। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहाँ क्यों आकर पड़ रहे हो? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा जीवन का आनंद भी तो उठाओ, देखो मक्के की रोटियां में कितना स्वाद है। मालती कह रही है, मुझसे मक्के की रोटियां खाई ही न जाएगी और किसी तरह निगल भी जाओ तो हजम नहीं होगी।
तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते भर दौड़ा दौड़ा के मार डाला, अब यहाँ पर लाकर पटक दिया। मेहता साहेब युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघों किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ। मटके भारी थी और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे न खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींचे लेती हूँ। मेहता अपने पुरुषत्व का यह अपमान सह न सके। रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई और लालसर के पंख झुलस डाले। छुरे से उसकी बोटियां बनाई और चूल्हे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया और चूल्हे के दूसरे एले पर कढ़ाई में दूध उबालने लगी और मालती भौंये चढ़ाए खाट पर खीन मन पड़ी। इस तरह यह दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंथने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है, आधा सिर ऐसा फटता है जैसे गिर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है कि धूप लग गई। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझे मार डालने के लिए यहाँ लाए हो? तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है। क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती? मेरा एक दवाओं का बक्स है, वह सेमरी में है और मेरा सिर फटा जा रहा है। कौन कह रही है? मालती कह रही है। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर पर बाल बिखेरे, आंखें धुएं से लाल और सजल, सारी देह पसीने से तर आकर खड़ी हो गई और मालती को आंख बंद किए पड़ी देख बोली, बाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है कि आधे में? आधे में बतलाती है। दाहिनी ओर है कि बाई ओर? बाई ओर। मैं अभी दौड़कर एक दवा लाती हूँ, घिस कर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। कौन बोली? वह युवती बोली। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, बेग से एक ओर जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधे घंटा के बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव और कितना व्यवहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी जा रही है। मालती ने आंखें खोलकर देखा, कहाँ गई वह कलूटी? गजब की काली है, जैसे आबनूस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कह आए कि कार यहाँ भेज दे, इस तपिश में मेरा दम निकल जाएगा। कोई दवा लेने गई है, कहती है उससे आधा सिर का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। कौन कह रहे? मेहता साहब। इनकी दवाएं इन्हीं को बहुत फायदा करती है, मुझे ना करेगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो, कितने छिछोरे हो, जैसे रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी है कि अगर तुम में होती तो सचमुच तुम देवी हो जाती। उसकी खूबियाँ उसे मुबारक, मुझे देवी बनने का इच्छा नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं, यद्यपि कार यहाँ आ भी सकेगी मैं कह नहीं सकता। उस कलूटी को क्यों नहीं भेज देते? वह तो दवा लेने गई है, फिर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यही रहने का विचार है। रात को शिकार भी तो अच्छे मिलते हैं। मेहता ने इस आक्षेप से चिढ़कर कहा,
इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप और लू में उस ऊंची पहाड़ी पर न जाता, और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं यह वह जानती है, वह किसी गरीब औरत के लिए भी इसी तत्परता से दौड़ जाएगी। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लेख लिख सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार करती है। कहने से करना कहीं कठिन है, इसे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा। बस बस, वह देवी है, मैं मान गई। देवी होने के लिए और क्या चाहिए? मेहता तिलमिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो सूख गए थे और बंदूक उठाई और चलने को तैयार हुए। मालती ने फुफकार मारी। तुम नहीं जा सकते मुझे अकेली छोड़कर। तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हतबुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। वह दौड़ती हाँफती चली आ रही थी। वही कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए समीप आकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वह जड़ी खोज लाई, अभी घिस कर लगाती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, मैं रोटियां सेक देती हूँ, दो एक खा लेना। अबाई दूध पी लेगी, ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता के अटकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे। जी होता था कि इस गवारीन के चरणों को चूम ले। मालती ने कहा, अपने दवाई रहने दे। नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहाँ और लोग होंगे, उनसे कहना कि कार यहाँ लाए और दौड़ी हुई जा। युवती ने दिन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका यह अनादर। इस गवारन की दवा इन्हें नहीं जची तो न सही, उसका मन रखने के लिए जरा सा लगा लेती तो क्या होता। उसने बूटी जमीन पर रख कर कहा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी, कहो तो रोटियां सेक कर रख दूं। बाबूजी खाना खा ले, तुम दूध पी ले और दोनों जने आराम करो, तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। वह झोपड़ी में गई और बूझी हुई आग फिर जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, दूध गर्म था, उसे ठंडा किया और एक कटोरे में मालती के पास लाई। मालती ने कटोरे के भद्देपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती सड़ी पंख झल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दो, कहीं भागे नहीं जाते हैं, तू जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। यह क्या चाहती है? इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता या याचना न दिखाई दी। उसकी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक थी। गवारीन मनोभाव को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौड़ी नहीं हूँ बाई जी, तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो। मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती, मैं गाड़ी लेने न जाऊंगी। मालती ने डांटा, अच्छा तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी, बता तू किसके इलाके में रहती है? यह राय साहेब का इलाका है, तो तुझे उन्हीं राय साहेब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी, कोई रानी महारानी थोड़ी हूँ कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने दो चार कौर निगले थे कि मालती की यह बातें सुनी। कौर कंठ में अटक गया और जल्दी से हाथ धोया और बोला, वह नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई। उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने फटकार लगाई, ऐसी ही लौंडियां मर्दों को पसंद आती है जिनमें और कोई गुण हो न हो, उसकी टहल दौड़ दौड़ कर प्रसन्न मन से करे और अपना भाग्य सराहे कि इस पुरुष ने मुझसे यह काम करने का तो कहा है। वह देवियां हैं, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। मैं समझती थी कि वह पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं है, लेकिन अंदर से, संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्यों को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी न मिला था। उस रमणी में जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी, ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला।
बोले, कुछ भी हो मैं उसे न जाने दूंगा। उसकी सेवाओं और कृपाओं का यह पुरस्कार देकर मैं अपने नज़रों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जलकर कहा, अच्छा मैं तो जाती ही हूँ, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती 2-3 कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारी ये नेह, तुम्हारी ये निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय साहेब और खन्ना की थी। ये भी प्रश्न कई बार बनते हैं। पहला टोली में कौन थे? मालती और मेहता। और दूसरी टोली में कौन थे? राय साहेब और खन्ना। दूसरी टोली राय साहेब और खन्ना की थी। राय साहेब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट पहना था, जो शायद आज के लिए ही बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को आसामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों के शिकार करते। खन्ना ठिगने, इकहरे, रूपवान आदमी थे। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग और बातचीत में बड़े कुशल। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, यह मेहता भी बहुत अजीब आदमी है, कुछ तो कुछ बना हुआ सा मालूम होता है। राय साहेब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था। कुछ स्वभाव से शांति प्रिय भी थे, विरोध न कर सके। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूँ तो उनकी विद्या कहाँ से लाऊं। जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलपाता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मजे से 1000 महावार फटकारते हैं, न जोरू न जाता, न कोई चिंता न बाधा, वह दर्शन न बघारे तो कौन बघारे। आप निर्द्वंद रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं, ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। मैंने सुना चरित्र का अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो और समाज के कर्तव्य और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हुए जाती है। कौन कह रहे हैं? खन्ना कह रहे हैं। मैं समझता हूँ वह केवल तुम्हें जला रही है। मुझे वह क्या जलाएगी बेचारी, मैं उन्हें खिलौने से ज़्यादा नहीं समझता। यह तो न कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान तो तुम देते हो। यूँ तो मैं आपकी भी यही इल्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कहा मारा, हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो इसमें क्या बुरा है। अब की राय साहेब ने जोर से कहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे उतनी ही वह आपसे दूर भागेगी, और जितना ही दूर भागिएगा उतना ही आपकी ओर वह दौड़ेगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था, मेरी ओर। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना। सच कहता हूँ, मुझ में जितनी बुद्धि जितना बल है वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर में जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोहुकाहू में मगन, कोहुकाहू में मगन। और इस सब अजगरों को भक्ष देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से तालुकादार भाई भोग विलास करते हैं, यह मैं जानता हूँ, मगर वह लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज डिगरियां हो रही है, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते, चारों तरफ बदलाम। मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई है, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई साहब शराब कबाब में मस्त थे, मैं अपने को ना रोक सका।
जेल गया और लाखों रुपयों की गिरबारी हुई और अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गर्व है कि मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे और अपना बलिदान ना करे। मुझे क्या यह अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं? मगर क्या करूं? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता और उसी चरखे में रात दिन पड़ा हुआ हूँ। किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका सर्वनाश ही समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल हो आए थे और किसी से दबना न जानते थे। खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अक्सर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं और एक क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते थे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ कि जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। राय साहेब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाज़ें कसने लगे। आवाज़ नहीं है, तत्व की बात है। शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठ कर देखिए, तब पता चले। मैंने तो बैठ कर देखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहाँ और चाहे जितनी बुराइयाँ हों, विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतने दुखी और निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो यह नाटक खेल कर रहूँगा, चाहे दुखांत ही क्यों ना हो। वह मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूँ। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया, कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय न कर सका। जिस दिन यह कुंजी मिल गई, बस फतेह है। लेकिन वह कुंजी आपको शायद ही मिले। मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। कौन कह रहे हैं? राय साहब कह रहे हैं। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था, वरी सिंघों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना साधा। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चल रहा है, चढ़ने दो। धूप तेज हो गई है, आइए कहीं बैठ जाए, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले, एक शिकार मिला भी और निशाना खाली हो गया। एक हत्या से बचे। हाँ, कहिए, क्या कहने जा रहे थे? आपके इलाके में ऊख होती है? बड़ी कसरत से। तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं। आप ज़्यादा नहीं, 1000 हिस्से खरीद लें। गजब किया, मैं इतने रुपये कहाँ से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार और आपको रुपयों की कमी। कुल 50,000 ही तो होते हैं, उनमें भी अभी 25% ही देना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपये नहीं है। रुपये जितने चाहे मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी इंश्योरेंट नहीं करवाई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम मिल जाएगी 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफ़े की एक पाई भी किसी के जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी चल कैसे रही है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी है। आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दूरदेश लोगों के लिए इससे ज़्यादा नफ़े का काम ही नहीं। बाजार का उतार चढ़ाव कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे। 2-1 बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव भी हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा था और उनकी कार्य क्षमता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल न अपने अध्ययन, व्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूछता है,
उसकी सलाहों की अपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाए तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां, कुछ फूल लिए जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेगार में न पड़ जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इसको? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता? देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखलाया। मामूली चीज़ें थीं जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले आते हैं और शहर में अतारों के साथ 2-4 आने में बेच आते हैं, जैसे मकोई, कंघी, सहदैया, कुकरौदे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करंजे, खुमची आदि। हर एक चीज़ दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उनके गुण भी बखान करता जाता था। यह मकोई है सरकार, ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, सूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। यह धतूरे के बीज है मालिक, गठिया हो या बाय हो। खन्ना ने दाम पूछा। उसके 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दुगना पाया, आशीर्वाद देता चला गया। राय साहेब ने पूछा, आप यह घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, इनकी असरफियाँ बनाऊंगा। मैं किमियागार हूँ, यह आपको शायद नहीं मालूम। तो यार वह मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से। मेरी सादगी कीजिए। पहले सवा से लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बतलाऊंगा। बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से सबका पाला पड़ता है। कुछ ऐसे भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। उनको इतना मालूम हो जाए कि यह किसी फकीर की दी हुई बूटी है, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे और आप वह चीज़ उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपये में अगर 10-20 बुधुओं पर एहसान का नामधा कसा जा सके तो क्या बुरा है। जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल आते हैं। राय साहब ने कौतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे? खन्ना ने कहा मारा, आप भी राय साहब बड़े मज़े की बातें करते हैं। जिस बूटी में जो भी गुण चाहे बता दीजिए। सेहत तो रुपये में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इनकी लंबी पूँछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरौधे का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। अब कि आप आएंगे तो उनसे मिलवाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई, केवल एक बार दूध पीते हैं। ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। ना जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहें, पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है कि आपकी यह सारी कठिनाइयाँ छूमंतर हो जाएगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कह सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख हैं कि देखते ही मन खिल जाता है। ताज्जुब तो यह है कि खुद इतना बड़े महात्मा हैं, मगर संन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय और पंथी, इन सब को ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो, देवता बनकर तुम मनुष्य न रहोगे। राय साहेब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी वह विश्वास था जो प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचेतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए वह भी ललायित रहते हैं। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते, मन में आता कि संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करे। संसार के बंधनों का वह भी साधारण मनुष्यों की भांति आत्मोन्नति के मार्ग की बाधाएं समझते हैं और इनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन का आदर्श है। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है? लेकिन जब वह संन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया है? उन्होंने संन्यास कब लिया है साहब? वह तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। विचार स्वतंत्र उनके उपदेशों का तत्व है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विचार स्वतंत्र का आशय क्या है? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आया। अब की आइए तो उनसे बातें हो। वह प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और प्रेम की ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाए। मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं?
आप भी दिल लगी करते हैं, मालती को भला इनसे क्या मिला था। वाक्य पूरा न हुआ था कि सामने झाड़ी से सरसराहट की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, यह क्या करते हैं आप, खामा का उसे छेड़ रहे हैं, कहीं लौट पड़े तो। लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए, मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। तब क्या शिकार खेलने चले थे, सामत और क्या। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया, ऐसे अवसर कम मिलते हैं। मैं तो अब यहाँ ठहर नहीं सकता, खतरनाक जगह है। एकाध शिकार तो मार लेने दीजिए, खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। कौन कर रहे हैं, खन्ना साहब कर रहे हैं राय साहब को। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना, सच। व्यर्थ में अपने जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं है। अच्छा, तो आप खुशी से लौट सकते हैं, अकेला। रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया, मगर खन्ना ने एक भी बात न मानी। मारे भय से उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उस वक्त अगर झाड़ी में से एक गिलहरी भी निकल आती तो वह चीख मारकर गिर पड़ते। बोटी बोटी काँप रही थी, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल गई। मैं शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। राय साहब खन्ना को कह रहे हैं, मैं मिस मालती से आपकी कलई खोलूँगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो यह आपका अहिंसावाद था, शाबाश। खन्ना ने गर्व से कहा, जी हाँ, यह मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा आपको आनी चाहिए, न कि मुझे। कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहें। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे। मैं चाहता हूँ आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दें और शक्कर के हिसाबों का भी। मेरे पास दोनों फॉर्म भी मौजूद है। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा, जरा सोच लेने दीजिए। इसमें सोचने की जरूरत नहीं। तीसरी टोली मिर्जा खुर्शेद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्जा खुर्शेद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे। न भूत का पछतावा था और न भविष्य का चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि तीसरा टोली में कौन कौन थे। तो मिर्जा खुर्शेद थे और मिस्टर तनखा थे। और मिर्जा खुर्शेद के बारे में कहा गया है कि मिर्जा खुर्शेद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे। न भूत का पछतावा था न भविष्य का चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रू रियायत करना न जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेबर भी ऐसे थे कि ताल ठोक कर सामने आ जाते थे और नर्मता के सामने दंडवत करते थे। लेकिन जहाँ किसी के ने शान दिखाई या हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते थे। न अपना लेना याद रखते थे न दूसरों का देना। शौक था शायरी का, शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तनखा दाव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मुआमला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़ कर निकल जाने में बड़े सिद्धस्त। कहिए रेत में नाव चला दे, पत्थर पर दूब उगा दे। ताल्लुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही सब उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पोढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हज़ार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवार के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलट-फेर में समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याराना था।
दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद ना करे, पर वह स्वभाव के इतने नर्म थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन ही नहीं है, आज तो कोई मुआयरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वही बाग में वही बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी। अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा ही न हूँगा। तनखा ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे, फायदा ही क्या। मुझे जब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही, जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, इसमें बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मजे से हजारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज है, और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपने जवान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहें फेर दे, सभी सोने का देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है कि अब इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुरानों की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने जमाने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसी तरफ ताक भी नहीं सकते, हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार न था। वह किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्जा ने आदर्श महीपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहा तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह, और कहाँ आजकल के मंत्री मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हजार माहवर मिलना चाहिए। यह लूट है डेमोक्रेसी। हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा। वह मारा। इस उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह, उछलते कूदते, तालियां बजाते। समीप ही एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चट चट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी, उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्ठा था, मन भर से कम न होगा। हुकुम हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं? मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निष्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर भी न होगी। उसके कीड़ामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव सब में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की तरंगे पैदा कर देती थी। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियां भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है। लेकिन अब उसे देखकर गलानी होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुँचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 आने पैसे दे देना। मिर्जा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े। बोले, अच्छा, उठा ले। कहाँ चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले चल, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कौतूहल से देखा। कानों पर विश्वास न आया। अरे नहीं मालिक, हुजूर का शिकार है, हम तो कैसे खा लें? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, देखूँगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे तो मैं न ले जाऊँगा सरकार, आप इतनी दूर से आए, इस कड़ी धूप में शिकार किया, और मैं कैसे उठा ले जाऊँ? उठा उठा, देर न कर, मुझे मालूम हो गया तू भला आदमी है।
लकड़हारे ने डरते डरते और रह रहकर मिर्जा जी के मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कहीं बिगड़ न जाए हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की। मिर्जा जी ने हंसकर कहा, बस बस, तूने खूब समझा, अब उठा ले और घर चल। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज न पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन को गर्दन पर रख लिया और घर की ओर चला। तनखा अभी भी तक तटस्थ से वही पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते, कुछ समझ में न आ रहा था कि मामला क्या है। लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा तो आकर मिर्जा से बोले, आप उधर कहाँ जा रहे हैं हजरत, क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया, अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए ना। तनखा ने मिर्जा को कौतूहल की दृष्टि से देखा और बोला, आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता, मुझे खुद मालूम नहीं है। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसीलिए कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी मुझे या आपको न होगी। तनखा खिसिया कर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया। खैर, राय साहेब और मेहता कुछ न कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ा होना चाहते हैं तो न सही, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको इसमें क्या तमुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे इसकी अच्छी कीमत वसूल की जाए। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किसी पर यह भेद न खुलने दें कि आप नहीं खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इसी शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट तो 16 आने उनकी तरफ है ही, हुकाम भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है उससे उनकी कोर दब रही है। आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 हज़ार रुपये महज यह जाहिर कर देने को मिल सकते हैं कि आप उनके खातिर बैठ जाते हैं। नहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। इस मामले में आपको कुछ नहीं करना है, आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझसे 10,000 रुपये नकद वसूल कर लीजिए। मिर्जा साहब ने उनकी ओर हिकारत से देखकर कहा, मैं ऐसे रुपये पर और आप पर लानत भेजता हूँ। मिस्टर तनखा ने जरा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल तक नहीं आने दिया। मुझ पर जितनी लानत चाहे भेजे, मगर रुपये पर लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं है। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरअ का पाबंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले में क्या आप फैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छी बात है, तो इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी न खरीदना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिएगा। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं है। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट और कई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पाँव चूमती थी। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुद गरज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार और कितनी बेगैरत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्जा जी की बुद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था वह बहुत कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था और ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो, उनका कोई मेल न हो सकता था। लकड़हारा हिरन को कंधे पर रखे लपक कर चला आ रहा था। मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्थूलकाय तनखा पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, वह गरीब बोझ लिए इतनी तेजी से चला जा रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते? लकड़हारे ने हिरन को एक ठूठ पर उतार कर रख दिया और दम लेने लगा था। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने सकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार, तो लाओ कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंसा,
मिर्जा डील डॉल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्जा जी पर जैसे चाबुक पड़ गया। तुम हंसे क्यों? क्या तुम समझते हो कि मैं इसे नहीं उठा सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजूरों का काम है। मैं तुम्हारा दुगना जो हूँ, इससे क्या होता है मालिक? मिर्जा जी को पुरुषत्व अपना और अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और एक 20 कदम और चले। कमबख्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में शीशा भर दिया गया हो। जरा मिस्टर तनख्वाह की गर्दन पर रख दूं तो मज़ा आए। मशक की तरह जो फूले चलते हैं, जरा इसका मज़ा भी देखे। लेकिन बोझा उतारे कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे, बड़ी जमावर्दी दिखाने चले थे। 50 कदम में चों बोल गई। लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसा रंग ढंग है? बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ कुछ हल्का महसूस होने लगा। बोले, उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूँ? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुद्दा आज आप हैरान ना हो तो वह चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूँ, मगर यह अच्छा तो नहीं लगता कि मैं ठाला चलूँ और आप लदे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब आ पहुँचे। मिर्जा ने दाना फेंका। अब आपको भी कुछ दूर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व न था। बोले, माफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है। बहुत भारी नहीं है सच। अजी रहने भी दीजिए। आप अगर इसे 100 कदम ले चले तो मैं वादा करता हूँ कि आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे उसे मंजूर कर लूँगा। मैं इस चकमों में नहीं आता। मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ। आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊंगा, जब हुक्म देंगे बैठ जाऊंगा, और जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीम, मैनेजर कुछ भी कहिएगा बन जाऊंगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसे ही दोस्ती से निभती है, जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हो। तनख्वाह का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कौल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेह न था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्जा इतनी दूर ले ही आए थे। बहुत ज़्यादा थके तो नहीं जान पड़ते हैं। अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है? बहुत होगा तो 4-5 पसेरी होगा। 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपये हो तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम का रही। हाँ, 100 कदम। मैं गिनता चलूँगा। देखिए, निकल न जाइएगा। निकल जाने वाले पर लानत भेजता हूँ। तनख्वाह ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतार कर लकड़हारे को दिया और पतलून ऊपर चढ़ाया। रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हैं। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी। कमर झुक गई, हाथ फूटे और लाश को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तनख्वाह ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पांव रख रहे हो। मिर्जा ने बढ़ावा दिया, शाबाश मेरे से, वाह वाह। तनख्वाह ने एक डग और रखा। मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार लिया मैदान, शाबाश, जीते रहो पट्टे। तनख्वाह 2 डग और बढ़े, आके निकलनी पड़ती थी। बस एक बार और जोर मारो दोस्त। 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम की ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए उनका हृदय का रस चूस रहा था। सारी शक्तियां जवाब दे चुकी थी। केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वह सहतीर भी जवाब दे गई। लोभी की कमर भी टूट गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर में चक्कर आया और वह शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तनख्वाह ने हाँफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। 2 मन से कम न होगा ससुर। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान, मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था।
वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, आपको तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। आपने मुआयदा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़ के की, इसमें संदेह नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने काख कूक कर 10 कदम इसे उठा लिया तो यह न समझो कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूंगा। हाँ, कागज तुम चाहे जितना काला करो और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारों को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू? कैसे मारा? कहाँ मारा? कैसे गोली लगी? कहाँ लगी? इसी को क्यों लगी और हिरनों को क्यों नहीं लगी? लकड़हारा हूँ हाँ करता इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़कों और लड़कियों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटा बालक ने कहा, यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बापू तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। दो नए भले आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी और कितनी उटंगी है। वह इस भेष में मेहमानों के सामने कैसे जाए? और गए बिना काम नहीं चलता, पानी वानी देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका और समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया और सारे गांव को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे। मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी ही देर में सारा गांव में उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था मानो यहीं के निवासी हो। लड़के तो उन पर लदे पड़ते थे। कोई उनकी फुदनेदार टोपी सिर पर रखे लेता था तो कोई उनका राइफल कंधे पर रखकर अकड़ता हुआ चलता था। कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपने कलाई पर बांध लेता था। मिर्जा ने खूब देसी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर की नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुँचाने आए। कई तो रोते थे। ऐसे सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। जरूर यह कोई राजा है, नहीं तो इतना दरिया दिल किसका होता है? इनके दर्शन फिर काहे को होंगे? कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिर से देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी जिंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का दिन बड़ा ही अच्छा था। तनख्वाह ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब कि कोई बात ना हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना सा मूल्य लिए लौटे जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती बिमन सी अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहेब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकलती थी। वकील साहब इसीलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी। इस प्रकार गोदान उपन्यास का 7वां भाग समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।